हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं तरंग फलन के गुणों को स्पष्ट करना है हमको, है ना। या प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शंस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि किसी गतिमान द्रव कण की, है ना, जो तरंग के फॉर्म में होगा, उसकी सूक्ष्म स्तरीय व्याख्या करने के लिए हम गति के जो सैद्धांतिक या जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो सिद्धांत लगाते हैं, जैसे गति के नियम, गति के समीकरण, है ना, उसके सहायता से हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण की ज़रूरत होती है ना। और ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक जो समय पर आश्रित रहता है, मतलब जो टाइम पर डिपेंडेंट रहेगा उसको टाइम डिपेंडेंट बोलेंगे या कालाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण बोलेंगे। और ऐसा समीकरण जो काल या समय पर निर्भर नहीं करता है उसको काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहेंगे, जो कि केवल स्थिति पर डिपेंड करेगा, है ना। अभी श्रोडिंगर तरंग समीकरण का जो एक हल आता है ना। हल कौन सा आया था? हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये आया था, है ना, कितना साई एक्स वाई जेड और टी के रूप में आया था, है ना, जो कि स्थिति का भी फलन है। मतलब श्रोडिंगर तरंग समीकरण को दो प्रकार से लिख सकते हैं, स्थिति का फलन एक्स वाई जेड का फलन और किसका? समय टी का फलन, है ना। तो स्थिति का फलन क्या हो जाएगा? साई जीरो एक्स वाई जेड के रूप में, और टी का जो फलन है वो क्या? ई टू दी पावर माइनस आई टी अपॉन में एच कट के रूप में आया था हमारा, है ना। जहाँ पर ई टू दी पावर माइनस आई टी एच अपॉन में कितना एच कट, ये उस तरंग फलन का क्या था? आइगन मान था, है ना। तो हमने तरंग फलन को परिभाषित किया था कि इस आइगन फलन, है ना, सॉरी आइगन मान क्या होता है? आइगन मान जो होता है एक परिमित क्षेत्र में, ये हमने देखा है क्या होता है, एक तरंग पैकेट होता है। इस तरंग पैकेट में जो तरंगे है वो इस टाइप से चल रही है, ये वाली जो दिख रही है ना, इस टाइप से, ठीक है, ये वाली। तो ये तरंग पैकेट एक निश्चित परिमित क्षेत्र में काम करेगा, है ना। तो इस तरंग पैकेट को, ये एक निश्चित परिमित क्षेत्र में जो तरंग पैकेट है उसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं, है ना। और इस फोटोन की क्या होती है? एक निश्चित ऊर्जा होती है, ठीक है। तो एक निश्चित परिमित क्षेत्र में ऊर्जा के क्या होते हैं? निश्चित मान होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आइगन मान कहते हैं। और ये आइगन मान उसके समय के साथ में ऊर्जा के मान को प्रदर्शित करता है। देखो आइगन मान जो लिखा है अपन ने, ये फाई टी के रूप में लिखा हुआ है, जो कि उसका समय का फलन था, है ना। फाई टी किसके रूप में है? ई टू दी पावर आई, है ना, ई टू दी पावर कितना, सॉरी, माइनस आई ई टी अपॉन में एच कट है, जो कि समय के साथ में ऊर्जा को व्यक्त करता है। अपन ने देखा था क्या, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसके रूप में? ऊर्जा और समय के पदों में, है ना, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है ना। तो ये समय के साथ में, ये जो समय के साथ में ऊर्जा में, उस पैकेट की ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है? तो एक निश्चित एक यहाँ से निश्चित पैकेट तक के, यहाँ से यहाँ तक के, है ना, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक के एक निश्चित परिमित क्षेत्र है। तो इस निश्चित परिमित क्षेत्र में उसकी ऊर्जा क्या रहेगी? एक नियत रहेगी, है ना। ये हमने देखा था, और इसी को अपन ने क्या बोला था? आइगन मान बोला था। और इस आइगन मान के संगत जो भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकलता है ऊर्जा के संगत, उसका जो हल होता है वो उसका क्या कहलाता है? आइगन फलन कहलाता है ना। और ये आइगन फलन भी किसका? आइगन वैल्यू के मान पर भी डिपेंड करेगा, है ना। या आइगन मान के वैल्यू पर भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर उसके गुण को हम परिभाषित कर सकते हैं कि पहला जो गुण है क्या है? पहला गुण क्या है? तरंग फलन जो साई ये, है ना, वो उसका मान कितना होता है? एकल मान होता है ना। मतलब एकल मान होना चाहिए कि एक निश्चित समय के लिए ऊर्जा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक निश्चित होनी चाहिए, है ना। और फिर समय के साथ में उसका मान क्या होना चाहिए? चरघातांक के रूप में घटना चाहिए, क्योंकि ई टू द पावर माइनस आई के रूप में रहेगी, है ना। किस रूप में घटना चाहिए? ई टू द पावर माइनस आई के रूप में, चरघातांक के रूप में घटना चाहिए, ठीक है। तो जो एक समय के साथ, समय टी के साथ किसको शो कर रहा है? ऊर्जा ई को शो कर रहा है। समय के साथ किसको शो कर रहा है? ऊर्जा ई को शो कर रहा है। तो तरंग फलन फाई का एक निश्चित समय के संगत क्या होना चाहिए? एक निश्चित ऊर्जा का मान होना चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं तरंग फलन साई जो है उसका क्या मान होना चाहिए? एकल मान होना चाहिए, क्योंकि किसी समय टी पर कण के किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर पाए जाने की एक निश्चित संभावना ही होनी चाहिए, हो सकती है ना। मतलब एक्स वाई जेड पर एक निश्चित संभावना ही होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित समय पर एक निश्चित जगह पर रहेगा और अगली पल वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना। तो तरंग फलन फाई का मान क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए,
ठीक है। दूसरा, तरंग फलन साई की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए तथा कैसी होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, है ना। यदि परिमित नहीं रही, अपरिमित रही या अनंत रही तो उसका मान तो अनंत की ओर बढ़ता जाएगा, है ना। और ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। मतलब तरंग फाई का मान एक परिमित क्या होना चाहिए, एक परिमित होना चाहिए, एक परिमित क्षेत्र के लिए होना चाहिए। परिमित क्षेत्र के लिए उसको क्या करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए ऊर्जा के संगत, है ना, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्या है, कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करने वाला जो तरंग फलन है, मतलब साई का मान कालाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण के लिए, है ना, उसकी जो प्रायिकता है, मतलब उसके पाए जाने की प्रायिकता है, पाए जाने की संभावना, प्रायिकता मतलब होती है संभावना, है ना, प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या है या संभावना क्या है, तो वो सदैव क्या होना चाहिए, काला अनाश्रित होना चाहिए। मतलब जो समय पर डिपेंड करने वाला जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है ना, वो समय पर उसका जो प्रायिकता जो निकलेगी वो समय पर डिपेंड नहीं करेगी या काल अनाश्रित होती है ना। तो इसको उदाहरण से ही समझेंगे। कैसे कि एक कालाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक कालाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण ले लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, कितना, साई एक्स वाई जेड और टी, क्योंकि ये काल पर भी डिपेंड कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, साई 0 एक्स वाई जेड जो कि समय का फलन है और ये भी किसका फलन है, टी का फलन है ना। तो कालाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण कितना हो गया, कालाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये हो गया साई एक्स वाई जेड टी, मतलब इसका फलन है। ये कालाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण का क्या है, फलन है। फलन मतलब उसका मान, है ना, उसके मान कितना है, साई के रूप में है। वो क्या है, एक्स वाई जेड और टी का फलन है, क्योंकि ये काल पर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है या स्थितियों पर डिपेंड कर रहा है। वो क्या हो जाएगा, साई 0 एक्स वाई जेड और ई टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन में एच कट के बराबर होगा। हमने पिछली वीडियो में निकाला था कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करने वाला तरंग फलन साई एक्स वाई जेड टी बराबर कितना, साई 0 एक्स वाई जेड और ई टू द पावर माइनस आई टी अपॉन में कितना, एच कट। ये ई टू द पावर माइनस आई ई टू द पावर माइनस एच कट, ये वाली जो वैल्यू है वो आइगन वैल्यू की, है ना, आइगन मान को प्रदर्शित करती है ना, जो कि समय के साथ में ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। अब जब हम इसका प्रतिलोम फलन निकालेंगे, मतलब साई का क्या ले लो, साई स्टार ले लो, तो ये जो मान जो चरघातांकी रूप से घट रहा था वो अब क्या हो जाएगा, चरघातांकी रूप से बढ़ेगा। तो जब इसका स्टार किया, प्रतिलोम फलन लिया, तो ये साई 0 का भी स्टार करना पड़ेगा, ठीक है, इसका भी प्रतिलोम फलन निकालना पड़ेगा। और जब इसका प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो ई टी पावर माइनस आई ई टी अपॉन में एच कट की जगह क्या आ जाएगा, ई टी पावर आई ई टी अपॉन में एच कट आ जाएगा, है ना। अब इसका प्रायिकता घनत्व की बात करेंगे तो प्रायिकता घनत्व की वैल्यू कितनी होती है, ये P होती है, जिसको अपन प्रायिकता बोलेंगे। और घनत्व की बात करेंगे तो ये एकांक का आयतन में आएगा, ठीक है। तो एकांक का आयतन में आएगा तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों का गुना होगा, दोनों फलन का, एक फलन और दूसरा उसके प्रतिलोम फलन का गुणनफल, है ना, साई इंटू कितना, साई स्टार इंटू कितना, डी के रूप में। तो साई की वैल्यू क्या लिख ली अपन ने, साई 0 एक्स वाई जेड, है ना, और ये लिख लेंगे। उसके बाद में साई स्टार की वैल्यू क्या लिख लेंगे, साई 0 स्टार एक्स वाई जेड ई टू द पावर आई, ये जब इनका दोनों का गुना होगा, मतलब किसका गुना हो रहा है, इन दोनों फलनों का गुना हो रहा है, किसका, इसका और इसका, ठीक है। तो ये ई टू द पावर आई माइनस आई ई टी अपॉन में कितना, एच कट का गुना इसके साथ में भी होगा, क्योंकि इन दोनों का गुना तो हो रहा है, अपन ने लिखा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक के। और जब इसका भी गुना होगा तो ई टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन में एच कट से का गुना होगा, ई टू द पावर आई ई टी अपॉन में एच कट, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि ये ई टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन में एच कट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आएगा। 1 अपॉन में कितना, ई टू द पावर आई, माइनस को इधर लिख लो, नीचे लेकर आ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ई टू द पावर आई ई टी अपॉन में कितना, एच कट, और इसके गुना में कितना है, ई टू द पावर आई ई टी अपॉन में कितना, एच कट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो इन दोनों के गुना करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और बाकी इन दोनों की गुना में ये वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। तो
इन दोनों का गुना जब हमने किया तो वैल्यू क्या निकल कर आई, ये वैल्यू निकल कर आई, डी वी जैसा का वैसा लिखा है अपन ने। ठीक है, उसके बाद में ये साई जीरो का स्टार, साई जीरो और ये साई जीरो का स्टार एक्स वाई जेड के रूप में है, तो इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो ये मॉड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका प्रतिलोम फलन माइनस के रूप में आएगा, और माइनस को अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस, है ना। इन दोनों का जब अपन मॉड लेंगे तो वो प्लस के रूप में आएगा, इसलिए अपन उसको क्या लिख लें, साई जीरो एक्स वाई जेड और टोटल का स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं, इंटू कितना आ गया, डी वी आ गया। अब ये जो प्रायिकता घनत्व है ये किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये टाइम पर डिपेंड कर रही है क्या, e टू द पावर माइनस आई टी अपॉन में एच कट पर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं। तो ये क्या होता है, उसका जो प्रायिकता जो होती है कौन सी, काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण, मतलब ये e टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन में एच कट जो ये काल आश्रित है, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला जो तरंग फलन है ये साई, वो उसकी जो प्रायिकता निकल कर आ रही है वो सदैव क्या आ रही है, काल अनाश्रित आ रही है, क्योंकि इसका जो हल निकल कर आ रहा है प्रायिकता का, उसमें समय डिपेंड नहीं कर रहा है, समय पर डिपेंड नहीं है, जो कि समय टी पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए अपन उसको प्रायिकता जो बोलेंगे वो क्या आती है, काल अनाश्रित के रूप में आती है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है कि यदि दो विभिन्न आइगन मानों, है ना, दो क्या है, विभिन्न आइगन मानों मतलब ऊर्जा के संगत मानों, ऊर्जा आइगन मान मतलब एक निश्चित मान ऊर्जा का, किसमें, एक परिमित क्षेत्र में। तो ये आयवे कण के या आयवे पर क्षेत्र के लिए ऊर्जा का मान आई ई आई हो गया, ये जेवे परिमित क्षेत्र के लिए ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, ई जे हो जाएगा। उसके संगत जो आइगन फलन जो होता है कौन सा, साई आई तथा साई जे है, तो इनके जो फलन होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो फलन निकल कर आते हैं साई आई और साई जे, है ना, ये परस्पर क्या होते हैं, लांबिक होते हैं, मतलब ई आई और ई जे दो ऊर्जा के संगत मान है, अलग अलग मान है, तो उन ऊर्जाओं के जो आइगन फलन होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, लांबिक होते हैं। और परस्पर लांबिक होने के लिए शर्त क्या है, एक फलन और दूसरे फलन का क्या, प्रतिलोम का प्रायिकता मतलब दोनों का आयतन घनत्व, है ना, ठीक है, वो आयतन घनत्व क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चाहे आप पहले फलन और दूसरे फलन का क्या ले लो, प्रतिलोम ले लो, या पहले फलन का प्रतिलोम ले लो और उसके साथ में दूसरे फलन का क्या कर दो, गुना करके उसका आयतन घनत्व निकाल लो। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है ना, क्लियर। उसके बाद में यदि चौथा पॉइंट क्या है, यदि प्रसामान्यीकृत लांबिक तरंग फलन जो है निकाय के संपूर्ण क्षेत्र में सतत कैसा होता है, एकल मान होता है तथा परिमित है, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का वो क्या करेगा, पालन करता है ना। तो उस कंडीशन में यदि तरंग फलन कैसा है, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, साई की वैल्यू n1 साई 1t, क्योंकि ये किसके आइगन मानों को रिप्रेजेंट करता है, आइगन मान अलग अलग है, देखो परिमित है, तो साई 1 ये n1 आ गया, फिर साई 2 n2 आ गया, साई 3 n3 आ गया, ऐसे साई आई एन आई पद के लिए आ गया, है ना, जहाँ पर n1 n2 n3 क्या है, नियतांक है, और उसके संगत क्या है, आइगन मान है। ठीक है, तो साई जो फलन होगा वो विभिन्न आइगन मानों के संगत क्या होगा, उसका योग का मान निकल कर आएगा, जो कि परस्पर कैसे होते हैं, लांबिक तरंग फलन है, मतलब साई 1 साई 2 साई 3 ये कैसे परस्पर लांबिक फलन है। ओके, चौथा जो पॉइंट है, कौन सा, छठा जो पॉइंट है वो क्या है, यदि किसी ऊर्जा के आइगन मान ई के संगत एक से अधिक आइगन फलन होते हैं, मतलब एक ही ऊर्जा है और उसके संगत आइगन फलन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो वे क्या कहलाते हैं, अपभ्रष्ट कहलाते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम है तो वो क्या कहलाएंगे, अपभ्रष्ट कहलाएंगे। एक ही ऊर्जा है और उस ऊर्जा के संगत जो आइगन फलन निकल कर आ रहे हैं वो क्या है, बहुत अधिक है ना, तो वो जो फलन है वो कौन सा फलन कहलाता है, अपभ्रष्ट कहलाता है। और ये जो गुण होता है कि एक ही ऊर्जा के संगत आइगन फलन के अलग अलग मान या एक से अधिक मान प्राप्त होना, ये अपभ्रष्टता कहलाते हैं, जिसको अपन डीजेनरेसी कहते हैं। क्या कहलाते हैं, डीजेनरेसी कहते हैं। तो ये अपभ्रष्टता या अपभ्रष्ट फलन कहलाते हैं, है ना। मतलब एक ही
किसी ऊर्जा के आइगन मान कितना है, ई है, और उसके संगत आइगन फलन के मान psi 1 psi 2 psi 3 इस प्रकार से बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अपभ्रष्ट कहलाते हैं। क्योंकि हमको पता है कि एक ऊर्जा के संगत आइगन फलन का कितना मान होता है, केवल एकल मान होता है ना। इसके पहले अपन ने पढ़ा था, ठीक है, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट में देखा था आपने। उसके बाद में आइगन ये क्या, प्रायिकता घनत्व है ना, प्रायिकता घनत्व की वैल्यू जो होती है वो अनंत पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है ना। प्रायिकता घनत्व का मान क्या होना चाहिए, अनंत पर शून्य होना चाहिए। अर्थात जो आइगन फलन है ना, वो किसकी ओर जाना चाहिए, जीरो की ओर जाना चाहिए। जबकि जो आर जो जा रहा है, स्थिति जो जा रही है वो कहाँ पर जा रही है, अनंत की ओर जा रही है। मतलब यदि स्थिति अनंत की ओर है तो उसका आइगन फलन का मान क्या होता जाता है, जीरो होता जाता है ना। क्योंकि वो चरघातांक के रूप में क्या होता जाता है, समय के साथ में घटता जाता है ना। तो इस टाइप से ये क्या है, उसके गुण हैं, किसके, तरंग फलन के।